एसआई और आरएएस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों और फ्यूचर इंस्पेक्टर्स का मैं नितेश गुप्ता द अगस्त्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिक न्यूमरेसी जो आपके सिलेबस में मेंशन है उस टॉपिक को हमने उठाया है सबसे पहले, और उसके अंतर्गत प्रतिशत का टॉपिक लेकर हम चल रहे हैं। पिछले 1-2 क्लासेस में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और बिल्कुल बेसिक से आपको कुछ प्रश्न भी हम सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं। धीरे धीरे उन प्रश्नों का लेवल अप भी कर रहे हैं। आज की क्लास में साथियों हम देखेंगे कि प्रश्नों को भाषा के तौर पर जब मिक्स किया जाता है, जब ब्लेंड किया जाता है, तो उनकी खूबसूरती किस तरीके से निकल के आती है, उनमें कन्फ्यूज़न किस तरीके से होता है और उनको सॉल्व किस तरीके से हमें करना होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, लर्निंग स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। इन प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। साथ ही मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि जब भी आप कोई प्रश्न देखें इस वीडियो में भी, तो आप उस प्रश्न पर 2 मिनट दें, पहले सोचें, खुद से प्रश्न करने का प्रयास करें। यदि प्रश्न संभव नहीं होता है या हो भी जाता है, उसके बाद आप उस चीज़ के सॉल्यूशन की तरफ जाएं। साथ के साथ आप लेक्चर्स भी देखते रहिए, क्लासेस भी देखते रहिए। हम आपको अलग अलग तरीके बताएंगे। प्रश्न को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, आसान तरीका कौन सा हो सकता है, उपयुक्त तरीका कौन सा हो सकता है, हम सब की जानकारी आपको देंगे। और हमारा उद्देश्य, फिर मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए ऐसा ही एग्जाम, आरएएस एग्जाम के लिए, कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए साथियों, अगली कड़ी, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खाने पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 15% आवागमन पर खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास 3,000 रुपये बचते हैं तो किराए पर खर्च किया गया धन कितना है। साथियों, हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आय 2 भागों से मिलकर बनी होती है, या फिर किसी भी व्यक्ति की आय का आगे जाकर 2 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है खर्च और एक हो जाती है बचत। इनकम यानी मैं आई लिख देता हूं, इज इक्वल टू खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस बचत यानी कि सेविंग्स। अब देखिए साथियों, इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि उसकी आय का खर्चे कितने कितने हैं। यदि ये एक व्यक्ति की आय 100 रुपये थी तो उसने 40 रुपये खाने पे खर्च कर दिए, 20 रुपये किराए में खर्च कर दिए, 10 रुपये मनोरंजन में खर्च कर दिए और 15 रुपये आवागमन में खर्च कर दिए। उसने टोटल खर्चा कितना कर दिया साथियों? 40 और 20 60, 70, 80, 85 रुपये वो खर्च कर चुका है। 100 रुपये आए जिसमें से 85 रुपये यदि उसने खर्च कर दिया, अब उसके पास बचत कितनी बची साथियों? उसके पास बचत बचती है 100 माइनस 85 यानी कि 15 रुपये। 15 रुपये जो बचत बनी, अब प्रश्न में दिया हुआ है कि अंत में उसके पास 3,000 रुपये बचते हैं। तो 15 रुपये, यदि 100 रुपये आए थी तो उसके पास 15 रुपये अंत में बचते हैं, यानी 15 रुपये की वैल्यू यदि 3,000 रुपये है, इक्वलेंट, समरूप, 15 रुपये यदि 3,000 रुपये के समरूप है, तो 1 रुपये कितने रुपये के समरूप होगा? 3,000 बटे 15 यानी कि 200 रुपये। और व्यक्ति की आय कितनी थी? आय थी व्यक्ति की 100 रुपये। तो 100 रुपये किसके अनुरूप होंगे? यदि 1 रुपये 200 के बराबर है तो 100 रुपये कितने के अनुरूप हो जाएगा? 20,000। तो व्यक्ति की आय कितनी आई साथियों? 20,000। क्या मेरा प्रश्न यहाँ सॉल्व हो गया है? मैंने पूछा क्या है साथियों? पूछा है किराए पर खर्च कितना किया गया है। बहुत से अभ्यर्थी ये गलती करते हैं कि किसी एक सॉल्यूशन में जब वो लगे हुए होते हैं तो जैसे ही उस सॉल्यूशन का मतलब हल निकल जाता है तो वो वहाँ प्रश्न को छोड़ देते हैं, ये मान के कि ये उत्तर आ गया है। बट अब प्रश्न बनाने वाला हमसे एक कदम आगे की सोच रहा है साथियों। उसने ये नहीं पूछा कि व्यक्ति की आय कितनी है, उसने पूछा कि किराए पर खर्च किया कितना है। तो किराए पर उसने कितना खर्च किया है? हमने देखा था 1 रुपये की वैल्यू 200 रुपये के बराबर थी। किराए पे उसने कितना खर्च किया? 20% यानी 20 रुपये। तो किराए पर खर्च किया गया धन कितना होगा? 20 गुणे 200 यानी कि 4,000 रुपये। ये हमारा प्रश्न सॉल्व होता है। इस प्रश्न से हमें टेक अवे क्या है कि हमें अंत तक
प्रश्न को पढ़ना है और ये आय और खर्च का समीकरण को हमें याद में रखना है कि आय, खर्च और बचत आपस में किस तरीके से रिलेट करती है। अगला प्रश्न, सौरभ अपनी आय का 45% खर्च करने के बाद 22,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय कितनी है? साथियों फिर से वही इनकम यानी कि आय इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के प्रश्नों को, अधिकतर प्रश्नों को इसी फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ आय उसकी 100 रुपये थी, खर्च उसने किया है 45% यानी कि 45 रुपये खर्च किया, तो सेविंग कितनी बची साथियों? सेविंग बचती है 100 में से 45, 55 रुपये। खर्च करने के बाद बचत यानी कि सेविंग कितनी है एक्चुअल में उसके पास? 22,000। 55 यानी 55 इकाई, क्योंकि 100 को मैंने आधार माना है तो ये इकाई है साथियों, तो 55 इकाई की वैल्यू कितनी हुई? 55 की वैल्यू हो जाती है 22,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,000 बटे 55, और 100 की वैल्यू यानी कि आय जो निकालनी है वो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि इनकम हमारी 100 है, तो ये हमारी 100 की वैल्यू आ गई है। 100 की वैल्यू निकालें, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2,000 और 5 से ये 2 बार गया 20, यानी कि उसकी तनख्वाह कितनी हो गई? 40,000। प्रश्न हमारा खत्म हो गया है। क्या उसने पूछा है? आय। आय हम निकाल चुके हैं, प्रश्न हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ए का व्यय बी से 20% ज़्यादा है, बी का व्यय ए से कितना प्रतिशत कम है? ये वाले प्रश्नों को मैंने पिछली बार भी बताया था, हम कंपैरिजन का नाम देते हैं, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस इनको कह सकते हैं। अब आप साथियों इसको एक तरीका हम करने का तरीका देखते हैं। यदि हम ये मान लेते हैं कि बी का व्यय जो है वो बी है, बी रुपीज़, तो ए का व्यय बी से 20% ज़्यादा है, तो बी से 20% ज़्यादा, 20% यानी 1/5 बी। अगर बी का व्यय 20 रुपये था तो ए का व्यय कितना आया? 6/5 बी। अब पूछा है बी का व्यय ए से कितना कम है, तो बी का व्यय कितना आएगा? ए की टर्म में बी के व्यय की वैल्यू निकालनी है ए की टर्म में, तो वो कितनी आएगी? 5/6 ए। अब साथियों पूछा है कि वो कितना कम है, ये तो बी का व्यय ए के व्यय की तुलना में हो गया। ए ने जितना खर्चा किया उसका 5/6 बी खर्चा करता है। बट अगर मैं कहूँ कि ये कितना कम है, तो कम कितना निकालेंगे? ए का व्यय कितना हुआ साथियों? बी का व्यय माइनस ए का व्यय हुआ ए, माइनस बी का व्यय हुआ 5/6 ए गुणे बटे 100, बटे ए का व्यय गुणे 100। इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि हमें एग्जाम पर पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना है, तो इन प्रश्नों का एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका निकालते हैं साथियों। हमें परसेंटेज दिया हुआ है, ए का व्यय बी से 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब क्या हुआ? आप मुझे सीधा सीधा पहले ये बता दीजिए। 1/5। अब इस प्रश्न को हमें ये जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, इनका उद्देश्य है कि आप लोग सवाल को अप्रोच किस तरीके से करते हैं, पढ़ते किस तरीके से है। जैसे जैसे आप सवाल के शब्द पढ़ते जाते हैं, उसी तरीके की आपके दिमाग में इमेज बनती जानी चाहिए। देखिए, ए का व्यय बी से 20% ज़्यादा है। 20% की फ्रैक्शन आई 1/5, यानी कि अगर बी का व्यय 5 है तो ए का व्यय उससे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ठीक है, 1 ज़्यादा है का मतलब क्या हुआ? बी का व्यय यदि 5 है तो ए का व्यय कितना आएगा? 1 ज़्यादा, यानी कि 6। तभी तो मैं कहूँगा कि 5 का 20% निकालूंगा, 1 उसमें जोड़ूंगा, 5 6, यानी कि बी का व्यय यदि 5 है तो ए का व्यय उससे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। अब मुझे पूछना है बी का व्यय ए से कितना कम है। अब तुलना का आधार क्या हो गया साथियों? तुलना का आधार अब हो गया है ए। तो अब मुझे निकालना है बी का व्यय कितना है? 5। ए से कितना कम है? ए से ये कितना कम है? ये ए से 1 कम है। और परसेंटेज में निकालेंगे तो तुलना का आधार क्या है? किसके कंपैरिजन में निकालना है? ए के कंपैरिजन में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1/6, यानी कि 16 सही 2/3%। ये प्रश्न आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। ये प्रश्न आधार है, जो हम आगे के प्रश्नों को करेंगे तो उनके लिए आधार की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। विराट के रन बाबर से 6 गुना ज़्यादा हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है ये
तो बाबर के रन विराट से कितना प्रतिशत कम होंगे? देखिए, विराट के रन जो हैं वो बाबर से 6 गुना ज़्यादा हैं, यानी बाबर का अगर 1 रन है तो विराट के 6 रन होंगे, तभी तो मैं कहूँगा कि बाबर के रन से 6 गुना ज़्यादा हैं। तो बाबर के रन विराट के रन से कितना प्रतिशत कम होंगे? अब देखिए, जब ये आधा सवाल देखा हमने, आधा सवाल देखा, इस आधे सवाल में आधार क्या था? आधार था बाबर के रन, क्योंकि विराट के रन बाबर से 6 गुना ज़्यादा है। से किसके साथ लगा है? बाबर से। इस आधे सवाल में आधार कौन था? आधे सवाल का आधार था बाबर, बाबर के रन। बाबर के रन का आधार मैंने माना 1, उसके कंपैरिजन में 6 गुना मैंने किया विराट के रन। अब अगले आधे सवाल में देखिए, बाबर के रन विराट से कितना प्रतिशत कम है? से किसके साथ लगा हुआ है? विराट से। तो अब आधार कौन बनेगा? विराट। तो यानी विराट के रन तो नीचे आएंगे, ये बात तो पक्की है, क्योंकि विराट आधार बन चुका है। अब ऊपर कौन आएगा? विराट तो वैसे ही क्रिकेट का आधार है। अब ऊपर कौन आएगा? देखिए, पूछा क्या है? बाबर के रन विराट के रन से कितना प्रतिशत कम होंगे? तो देखिए, विराट के रन बाबर के रन से कितने कम है? 5 इकाई कम है। तो कितना प्रतिशत कम होंगे? 5/6 प्रतिशत कम होंगे। इसकी वैल्यू निकालिए। 5 गुणे 1/6 की वैल्यू कितनी होती है साथियों? 16 से 2/3 प्रतिशत। 16 पंजे 80 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में फास्ट करेंगे। 5 दूनी 10/3, 10/3 को मैं लिखता हूँ 3 1 और 1/3 1, यानी 83 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 क्वेश्चंस का टेक अवे क्या है? क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ा है हमने। पहले पार्ट में किसी एक को आधार लिया हुआ है, दूसरे पार्ट में दूसरे को आधार लिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। ए का 60% बी के चौथाई भाग के बराबर है, तो बी ए का कितना परसेंट है? पूरे सवाल को एक साथ नहीं पढ़ना है हमें, जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा लिखना है। ए का 60%, आप मुझे बताइए 20% की वैल्यू 1/5, 20% का 3 गुना 60%, 60% की वैल्यू 3/5। तो ए का 60% किसके बराबर है? बी के चौथाई भाग, चौथाई का मतलब 1/4 के बराबर है। तो बी ए का कितना प्रतिशत है? किसका? ए का। तो आधार क्या बनेगा? ए। तो बी, ए और बी का वैल्यू निकालें, इसमें देखते हैं। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5/12 बी। ठीक है साथियों, 5/12 बी। अब हमें निकालना है कि बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, यानी ए अनुपात बी कितना आता है? 5/12, यानी बी की वैल्यू अगर 12 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। बी की वैल्यू 12 है तो ए की वैल्यू 5 होगी। ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है, इकाई है, बट अनुपात दोनों का सेम रहेगा। इस चीज़ में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि बी की वैल्यू यहाँ 12 है। साथ में हमें ये कहना होगा ए की वैल्यू भी 5 है तब बी की वैल्यू 12 है, या ए की वैल्यू डबल करें, ए की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू 24 है, क्योंकि ये अनुपात है साथियों। तो मैं क्या कहता हूँ, बी की वैल्यू यदि 12 है तो ए की वैल्यू 5 होगी। प्रश्न में पूछा है बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? तो बताइए, 1/5 के लिए समर्पित भिन्न कौन सी होती है साथियों? 1/5 के लिए समर्पित 20%। तो और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 20% को, तो क्या आ जाएगा? या ऐसे ही काट लीजिए, चलिए 240%। तो बी ए का कितना प्रतिशत हुआ? 240%। अब देखिए, हमारा प्रश्न जो पूछा था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमें हमेशा जरूर चेक करना है, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 150% है। 2 संख्याओं का योग, ये 2 संख्याओं का योग आ गया जी, उनके अंतर का, ये 2 संख्याओं का अंतर आ गया, 150% है। तो 150% यानी कि योग जो है वो अंतर का किसके साथ लिखा हुआ है? अंतर के साथ। तो गुणा किसके साथ होगा? अंतर के साथ। कितना होगा? 150%। 150% को तोड़ेंगे, 3 क्लासेस से करा रहे हैं। 150% को तोड़िए, 100% प्लस 50%। 100% का मतलब 1, 50% का मतलब 1/2, 150% का मतलब 1 + 1/2 यानी 3/2। पूछा क्या है? तो उन संख्याओं का अनुपात निकालना है, यानी ए अनुपात ए बटे बी की वैल्यू मुझे निकालनी है। बहुत आसान है। इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ। 2a + 2b = 3a - 3b। 2a को इधर ले जाते हैं, 3b को इधर ले आते हैं। 3b इधर आएगा, बनेगा
5b, 2b में ये -3b है, इधर आएगा तो +3b हो जाएगा। 5b और 3a में से 2a जाएगा तो बचेगा a। तो a और b का अनुपात क्या आएगा, b को नीचे लेके आते हैं तो a/b की वैल्यू आई 5। क्या मेरा उत्तर 5 है? नहीं, मेरा उत्तर होगा 5:1, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है? अनुपात। क्या पूछा है हमें ध्यान रखना है। हो सकता है, वैसे तो करेंगे नहीं ऐसा, पर हो सकता है आपके प्रश्न में ए ऑप्शन 5 दे दे, दूसरा ऑप्शन 5:1 दे दे। इसकी संभावना नहीं है इस चीज़ की, बट हमें हमेशा सही अप्रोच अब फॉलो करनी है। ए की सैलरी का 40% बी की सैलरी के 75% के बराबर है। पहले यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया तो यहीं तक की बात करते हैं। ए की सैलरी का 40%, ए की सैलरी का 20%, 1/5, 40%, 2/5 किसके बराबर है? बी की सैलरी का 75%, 75% को लिखते हैं 25% गुणे 3, 25% के लिए समर्पित भिन्न 1/4, 75% के लिए समर्पित भिन्न क्या होगी? 3/4। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? ये ए की आय है, ये बी की आय है। तो बी की आय ए की आय का आधार क्या बनेगा? ए की आय। ठीक है, तो अब हम a/b की वैल्यू निकाल लेते हैं साथियों। a/b आ जाएगा हमारा 5 × 15 / 4 दूनी 8। अब मुझसे पूछा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो आधार में आएगी ए की आय 15, ऊपर आएगी बी की आय 8 गुणे 100%। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? 8/15 की भिन्न, हम 1/15 की भिन्न हमको मालूम है 6 सही 2/3% होती है। 8/15 की भिन्न के लिए 8 से गुणा कर देते हैं इसको, यही होता है ना साथियों। 8 × 48 प्लस 16/3, 16/3 के लिए 3 कितनी बार चला जाएगा भाग? 5 बार। बचा क्या? 1/3। उत्तर क्या आया? 53 सही 1/3%। सवाल कंप्लीट हो जाता है। ये पूछा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? 53/3%। आगे बढ़ते हैं। कोई संख्या 200% बढ़ाने पर 3300 हो जाती है, तो संख्या क्या है? इसके लिए साथियों पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है, किसी संख्या का 100% वह संख्या खुद होती है, स्वयं होती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि कोई संख्या 2 गुनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है, तो साथियों उसमें वृद्धि कितनी हुई? 2 गुनी हो गई, यानी कि एक संख्या थी x, अब वो हो गई 2x। इसमें वृद्धि कितनी हुई साथियों? वृद्धि हुई x की, x में x की वृद्धि हुई, तभी तो वो संख्या 2x बनी। यानी कि x खुद एक 100% थी, उसमें 100% की वृद्धि हुई तो वो 200% संख्या बन गई। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि मैं कहता हूँ कि कोई संख्या x थी, उसमें मैंने 100% की वृद्धि कर दी, 100% की वृद्धि का मतलब उतनी ही संख्या और जोड़ दी। ये 100% की वृद्धि कर दी तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। यानी कि किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर जो नंबर आता है वो उस संख्या का 2 गुना होता है। यानी कि वो संख्या अपनी खुद की 200% हो जाती है। साथ ही में अगर मैं ये कहता हूं कि किसी संख्या x में 200% बढ़ाए, मैंने ये नहीं कहा कि वो 2 गुनी हो गई है, मैं अब कह रहा हूं 200% बढ़ाए। 200% जब बढ़ाया तो 200% का मतलब कितना हो गया? ये 200% का मतलब 2 गुना। तो 2 गुना मैंने जब उस संख्या में बढ़ाया तो वो संख्या कितनी हो गई? 3x। यानी कि किसी संख्या में x में अगर मैं 100% की वृद्धि करूं, किसी संख्या का मैं 100% निकालूं तो वो संख्या स्वयं आएगी। अगर मैं 100% की वृद्धि करूं तो वो संख्या डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब 2x हो जाएगी, इसका मतलब 200% हो जाएगी खुद का। यदि मैं किसी संख्या में 200% की वृद्धि करता हूं,
यानी 2 गुनी वृद्धि करता हूं, 2 गुनी वृद्धि किया तो वो संख्या कितनी हो गई? 3 गुनी। यानी कि वो संख्या कितनी हो गई? 3x। यानी कि वो संख्या खुद की कितनी हो गई? 300%। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको हमको माइंड में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। कोई संख्या 200% बढ़ाने पर 3300 हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितना बढ़ाया? मान लीजिए कोई संख्या 1 थी, उसको 200% और बढ़ा दिया, यानी कि 100% तो वो खुद 100% तो खुद हो जाएगा, और उसके अलावा 200% और बढ़ाया है, तो यानी कि 2 गुना उसमें और बढ़ा दिया है, तो वो कितनी हो गई है अब? 3। और सवाल के हिसाब से कितनी हो गई? 3300। तो 3 की वैल्यू कितनी आई? 3300। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 3300/3 यानी 1100। तो वह संख्या कितनी थी? ओरिजिनली 1 थी, तो वैल्यू कितनी आई? 1100। अगर आपको ये इस चीज़ को समझने में कठिनाई आती है तो कोई बात नहीं, आप लीजिए संख्या x, उसको 200% बढ़ाया तो आप सिंपल लिखिए 200/100 गुणा x, तो वो वैल्यू कितनी हो गई? 3300 हो गई। 2x और 1x 3x, 3300 हो गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1100 आ गई। पर ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीका अपनाते हैं। आइए कोई संख्या 200% हो जाने पर 3300 हो जाती है। पहले प्रश्न में था 200% बढ़ाने पर, 200% की हमने वृद्धि की थी। अब हम कह रहे हैं वो 200% हो गई। कोई संख्या खुद का 200% हो गई, यानी कोई संख्या खुद का 2 गुना हो गई, तो अब उसमें वृद्धि कितनी हुई? उसमें वृद्धि 100% की हुई। कोई संख्या में 100% यानी कि खुद की वृद्धि हुई, तभी तो वो 200% हुई। तो वो संख्या कितनी कहलाएगी? पहले संख्या थी 1, उसमें उतनी संख्या की वृद्धि कर दी, यानी 200% हो गई। अब ये संख्या 200% हो गई साथियों, तो वैल्यू आई 2। ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 3300 के। तो बस ओरिजिनल संख्या कितनी थी? 3300/2। 3200 होता है आपका 1600 और 150, तो 1650। इन दोनों सवालों को आप वापस कीजिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। अंश को 200% बढ़ाया जाए तथा हर को 400% बढ़ाया जाए तो परिणाम 1 सही 1/20 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगी? चलिए कोई नहीं, अंश को लिख लेता हूं मैं a, हर को लिख लेता हूं मैं b। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ये मेरी मूल भिन्न है। अंश को मैंने कितना बढ़ाया? अंश को मैंने बढ़ाया 200%। या चलिए मैं अपने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से चलता हूं। मैंने संख्या मान ली a, 1, तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं ना। अंश भी वही, हर भी वही, संख्या भी वही, एक मूल संख्या 1 हो गई। इसको मैंने 1 को 200% बढ़ाया, 200% बढ़ाने के बाद वो संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुना बढ़ जाएगी, यानी 3 हो जाएगी, 1 + 2। और नीचे कितना आ जाएगा? हर को 400% बढ़ाया तो 1 + 4। 400% का मतलब 4 बढ़ाया, यानी कि 4, 3/5। एक संख्या में अंश को 200% बढ़ाया और हर को 400% बढ़ाया तो वो संख्या कितनी हो गई? 3/5। सवाल में कितना दिया हुआ है? 3/5 की वैल्यू 1 सही 1/20 यानी 21/20। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि 1 हमारी मूल भिन्न है, तो 21/20 गुणे, ये जाएगा इधर तो उल्टा हो जाएगा, 5/3। 3 × 7 = 21, 5 × 4 = 20, 7/4। इसको आप अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो देखिए a/b अपनी संख्या है। a को मैंने 200% बढ़ाया तो इसमें 2a ऐड कर दिया, b को मैंने 400% बढ़ाया, इसमें मैंने 4a ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 21/20। 3a/5b की वैल्यू आ गई 21/20। तो a/b की वैल्यू कितनी आ गई साथियों हमारे पास? वही 7/4, क्योंकि 5/3 वापस आना तो वही है। चलिए साथियों, किसी वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी? देखिए साथियों, ये क्षेत्रफल वाले प्रश्न जो हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि, परिमाप में वृद्धि, तो हमें इन चीज़ों के लिए हमें इसमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, ना हमें रेडियस दी हुई है, ना मतलब वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, ना व्यास दिया हुआ है, केवल वृद्धि बताई गई है। हम देखिए, अब देखते हैं।
ये कोई वृत्त है जिसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर या मेरा जब वृत्त का क्षेत्रफल है और मैंने त्रिज्या को कितना बढ़ाया, 40%, यानी कि 40% का मतलब कितना हुआ साथियों, 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, यदि त्रिज्या पहले 5 थी तो उसमें कितने की वृद्धि कर दी मैंने, 2 की वृद्धि। तो पहले त्रिज्या थी 5, अब त्रिज्या कितनी हो गई, 7, 5 से 7 हो गई, तभी 40% बढ़ाया है। पहले क्षेत्रफल कितना होता, तो पहले क्षेत्रफल होता पाई गुणे 5 का स्क्वायर, पाई गुणे 5 का स्क्वायर 25। अब क्षेत्रफल कितना होगा, पाई गुणे 7 का स्क्वायर यानी कि 49। पाई की यहाँ पर कोई महत्ता नहीं है साथियों, क्योंकि पाई हम जब भी आगे चल के फ्रैक्शंस बनेगा तो उसमें पाई कट जाएगा। इस तरीके के सवालों में हमें इन फैक्टर्स को लेने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल इस अंकों के ऊपर चलेंगे। पहले क्षेत्रफल होता है 25, अब क्षेत्रफल हुआ 49। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करनी है, तो कितनी वृद्धि हुई, 24 की वृद्धि हुई। 24 की वृद्धि किसके हिसाब से हुई है, 49 के हिसाब से या 25 के हिसाब से, ऑब्वियसली 25 के हिसाब से, क्योंकि 49 के हिसाब से होती तो 49 में 25 और जुड़ता, वो तो कहीं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ये प्रतिशत कितना हुआ, अब देखिए गुणा करके 100% या तो निकालते हैं, 4 बार कटेगा 96 आ जाएगा, या फिर एक काम करते हैं 24/25 आया ना तो जादू करते हैं, 1/25 की भिन्न क्या है, 1/25 जो भिन्न है उसका समर्पित वो क्या है प्रतिशत, 4%। तो 24 गुणे 4% यानी कि 96%। अर्थात त्रिज्या में अगर मैं 40% की वृद्धि करता हूं तो क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि होती है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ग की भुजा में 25% कमी करी है, तो वर्ग की भुजा पहले 1 थी, 25 सॉरी चलिए छोड़िए, हम अपने बेसिक उसी पे चलते हैं। 25% का मतलब 1/4, यानी वर्ग की भुजा पहले 1 थी तो उसमें अब पहले 4 थी तो अब 1 की कमी हो गई है, 1 नहीं हो गई है। देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं यहीं पर ताकि एक क्वेश्चन एक कंफ्यूजन खत्म हो जाए। वर्ग की भुजा 25% हो गई है, हम दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वर्ग की भुजा में 25% कमी हो गई है और 25% हो गई है। 25% कमी का मतलब पहले जब भुजा 4 थी तो उसमें अब 1 की कमी हो गई है, तो अब भुजा पहले 4 थी, अब 1 की कमी के बाद हो गई है भुजा 3। क्षेत्रफल में परिमाप में प्रतिशत कमी का अनुपात क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, मतलब दो क्षेत्रफल में चेंज, परिमाप में चेंज और उनका अनुपात। क्षेत्रफल को मैं डिनोट करता हूं ए से। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग यानी कि पहले 16 था अब 9 होगा, तो कमी कितनी हुई, 7 की कमी हुई, कितने पे, 16 पे। ये आया मेरा क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो ये कितना होगा, 1/16 होता है 6.25, 7 × 6 सही 1/4, तो ये हुआ मेरा 7×6 = 42, और 7/4 को मैं लिखूंगा 1 + 3/4 यानी 43 सही 3/4। इस क्वेश्चन को हम अगली स्लाइड पे लेते हैं, आपको अभी यहाँ पर पहले मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। ये आया क्षेत्रफल में। परिमाप यानी कि सरकमफेरेंस को मैं लेता हूँ सी से डिनोट करता हूँ। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, भुजा को 4 बार हम काउंट करते हैं, तो भुजा कितनी थी पहले 4, यानी 4 गुणे भुजे की वैल्यू कितनी हुई, पहले थी 16, अब कितनी होगी जी, अब हो जाएगी 3 × 4 12, कितनी कमी हुई, 4 की कमी हुई, किस पे हुई, 16 पे हुई, कितना अंतर। अब इसमें 6.25% निकाल के करूं क्या, क्यों करना है, एक ये 4 बार गया, 1/4 की वैल्यू 25%। प्रश्न सॉल्व नहीं, दोनों में जो कमी है उसका अनुपात पूछा है, तो 43 सही 3/4। इसको मैं इसको ऐसा करते हैं, वापस यही वाला उठा लेते हैं पॉइंट, ताकि हमें काटना आसान हो जाएगा। 43 सही 3/4 भी तो यही था, मैं ले लेता हूँ 7/16 गुणा 100%, डिवाइड बाय कितना ले लें, 4/16 गुणा 100% ले लेते हैं, एक ही तो बात है।
हमें काटने में आसानी हो जाएगी। 100% से 100% गया, 16 से 16 गया, 7/4 आंसर। इसके लेने के पीछे क्या था, मैं 43 सही 3/4% लेता, फिर इसको वापस भिन्न में बनाता, फिर परसेंटेज से काटता, फिर नीचे 25 से भाग करता। उससे बढ़िया है यहाँ से और यहाँ से लेकर मैं ईजीली काट सकता हूँ आगे की चीज़ों को। तो मैंने आपको बताया था हमें एक विज़न ये भी रखना है कि आगे की कैलकुलेशन कैसे आसान होती है। अब ये क्वेश्चन आया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन यही लेता हूँ। इसमें था वर्ग की भुजा में 25% कमी हुई। अब हुआ वर्ग की भुजा 25% हो गई, यानी कि 1/4। पहले 4 थी अब 1 हो गई, पहले 4 थी अब 1 हो गई, पहले 4 थी अब 1 हो गई। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, भुजा स्क्वायर 16, अब क्षेत्रफल कितना है, भुजा स्क्वायर यानी 1। कमी कितने की, 15। किस पे कमी 15 की, 16 पे। हो गया और बढ़ गया या घट गया उसका हमें ध्यान रखना है। वर्ग की भुजा 25% हो गई, किसी वैल्यू को 100% कर दिया गया, किसी वैल्यू को 200% कर दिया गया, वैल्यू को 200% बढ़ा दिया गया, भुजा 25% बढ़ा दी गई, भुजा 25% कम कर दी गई। तो हमें भाषा को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉमिनक्लेचर बोलते हैं जिसको, उसको समझना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति का व्यय आय का 75% है, यदि आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में परिवर्तन ज्ञात करना है। वही हम अपना आय व्यय और उसमें वही तरीका लगाते हैं, आय यानी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैं मान लेता हूं पहले व्यक्ति की आय थी 100 रुपये, व्यक्ति का व्यय आय का 75% है, तो व्यय यानी एक्सपेंडिचर था 75 रुपये, और सेविंग कितनी बची, 25 रुपये। इस एक लाइन से मैंने 3 चीजें लिखी हैं। यदि आय 20% बढ़ती है, 100 का 20%, 20 वो बढ़ गया तो आय हो गई 120। जैसे जैसे सवाल बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम लिखते जा रहे हैं। व्यय 10% बढ़ता है, पहले व्यय कितना था 75, अब व्यय कितना हो जाएगा, 10% के लिए मैंने बताया इकाई से 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है और इसमें 75 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 82.5। अब व्यय कितना हो गया, बचत कितनी आएगी, अब 120 में से 82.5 घटाइए। कैसे घटाएंगे, 120 माइनस नीचे 82.5 नहीं, 100 से ऊपर 20 है और 100 से नीचे 17.5 है, तो 20 और 17.5 को जोड़ दीजिए 37.5। अब पूछा क्या है, बचत में परिवर्तन कितना है, यानी कि बचत में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, पहले बचत कितनी थी अब बचत कितनी है, बचत में परिवर्तन कितना है, 37.5 में से 25 घटा दीजिए, 37.5 में से 25 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 12.5। 12.5 परिवर्तन किस पर, 25 पर। ये 1 2 बार कट जाएगा, 50%, यानी बचत में परिवर्तन कितना आया आपका, 50%। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। यदि ए अपनी आय का 70% तथा बी अपनी आय का 80% खर्च करता है तथा दोनों 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है और बी अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो वही उस पे ही आइए, बेसिक पे आइए। आय जितनी होगी 100 रुपये मान लीजिए, मैं ए के लिए गणना कर रहा हूँ, 100 रुपये ए की आय है, उसका खर्चा कितना है 70%, 70 रुपये, तो सेविंग कितनी हुई 30। ए के लिए 30 जो सेविंग है उसकी वैल्यू कितनी है 6,000 रुपये, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 6,000 डिवाइड बाय 30 गुणा 100। बताइए कोई दिक्कत हो तो इसमें, 20,000। ए की आय आ गई 20,000, पूछा क्या है, दोनों की आय पूछी है, ठीक है, आधा सवाल सॉल्व हो चुका है। अब बी की आय निकालनी है, बी के लिए भी वही ऑपरेशन, आई इज इक्वल टू ई प्लस एस, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 100 रुपये इसकी आय है, कितना खर्च कर जाता है जी 80% खर्च कर जाता है, बचा कितना 20%, 20 की वैल्यू 6,000, तो 100 की वैल्यू कितनी, डिवाइड करके 100 से करें क्या, अरे सीधा सीधा 5 गुना कीजिए ना, 30,000। 20,000 और 30,000 आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं।
आप लोगों को स्टार्टिंग की बेसिक क्लासेस कराने का उद्देश्य यही था कि जैसे जैसे अब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपको, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझने में आसानी होंगी। चलिए, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। आय यानी इनकम, चलिए लिख देते हैं। आय और व्यय का अनुपात कितना है? 5:4। यानी अगर इनकम 5 है तो व्यय 4 है, तो बताइए बचत कितनी होगी? इनकम इज इक्वल टू व्यय प्लस बचत, तो बचत 1 बची। यदि बचत 5000 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 5000। तो व्यय ज्ञात कीजिए, आय तथा व्यय दोनों ज्ञात करना है। आय कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 5000 है, आय कितनी थी? 5 इकाई, तो आय कितनी हो गई? 25000। और व्यय कितना हो गया? 4 इकाई, 20000। क्रॉस चेक करना हो तो देख लीजिए, 25000 आय है, 20000 व्यय, अनुपात 5:4 आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, सिंपल, ठीक है। ए अपनी आय का 25% बचाता है। यदि आय 20% बढ़ती है तथा खर्चा 10% बढ़ता है तो बचत में परिवर्तन क्या होगा? साथियों, एक जनरल चीज देखिए, प्रश्न देखते ही हमारे दिमाग में कुछ चीजें क्लिक करनी चाहिए। ए अपनी आय का इतना बचाता है, यदि आय उसकी 20% बढ़ जाती है और आय कितनी बढ़ी? 20%, तो खर्चा जो है वो 10% बढ़ा है। आय ज़्यादा बढ़ी है, खर्चा उतना नहीं बढ़ा है, तो वो जो बचा हुआ बैलेंस है वो किस में जाएगा? बचत में। यानी कि 25, उत्तर जो है 25% से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? ज़्यादा आएगा। देखते हैं, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ए अपनी आय का 25% बचाता है। 100 आय थी, 25% बचाया, तो खर्च कितना कर दिया जी? 75। आय 20% बढ़ी, आय हो गई 120। खर्च 10% बढ़ा, खर्च 10% का मतलब ये वही 7.5। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भाषा चेंज हो गई है। बचत में परिवर्तन 7.5 या 10% बढ़ा है, तो 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5% आ जाएगा। तो और ये खर्च कितना, इसमें से सेविंग कितनी बचेगी? वही 37.5%। तो बचत में परिवर्तन कितना होगा? 12.5%। किस पर? 25 पर गुणे 100, यह आता है 50%। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक व्यक्ति की आय, ये व्यक्ति की पूरी आय है, इसमें से इसने इतना बचाया था और ये खर्च कर दिया था। अब व्यक्ति की आय थोड़ी बढ़ गई है। जब व्यक्ति की आय थोड़ी बढ़ गई है और खर्चा जो था, जो इसने ये खर्च किया था, ये उसके कंपैरिजन में उतना नहीं बढ़ा है, तो जो बचत है वो पहले से ज़्यादा आएगी या कम आएगी? आय एक सर्टेन लिमिट पे बढ़ी, लेकिन खर्चा उतना नहीं बढ़ा। खर्चा बढ़ा बट उतना नहीं बढ़ा जितनी आय बढ़ी, तो बचत ज़्यादा ही आएगी। ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है। रमेश अपनी आय का 25% बचाता है। आइए उसी तरीके पे चलते हैं। रमेश अपनी आय का 25% बचाता है तो 75% खर्च कर देता है। आय बढ़ी 20%, व्यय में 44% की वृद्धि हुई, तो व्यय कितना है? 75। इसमें 44% की वृद्धि हुई। 44% की वृद्धि, 75 का 44% निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो, 75 का 44% निकालिए, 25 थी या 75, 25 चौक 100, 4 11, यानी 33 की वृद्धि हुई। 33 की वृद्धि का मतलब पहले थी 75, अब 33 की वृद्धि होने के बाद हो गई 108। तो अब बचत कितनी बची? 120 में से 100 हट गए 12। बचत में परिवर्तन कितना हुआ? 12, 25 में से 12 गए तो कितना बचा? परिवर्तन हुआ 25 माइनस 12 यानी 13, किस पे? 25 पे। उत्तर कितना आया? 52%। ठीक है साथियों, इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो। व्यय में 44% वृद्धि हुई, तो अगर पहले व्यय 100 था, 44/100 लिखेंगे इसको। अगर पहले व्यय 100 था तो अब व्यय में 44% 144 हो जाएगा, फिर 75 से। लेकिन हम कॉम्प्लिकेट अननेसेसरी नहीं करना चाहते, केवल ट्रिक के नाम पे कि आपको ट्रिक चिपकानी है। ट्रिक हम आपको चिपकाना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य है कि आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत बने कि कोई भी सवाल आए तो आप उसको हिला दें, चाहे ट्रिक पता हो या नहीं पता हो। ठीक है साथियों, ट्रिक जैसी मैं बार बार कहता हूँ, कोई चीज़ नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। ए व बी की आय का अनुपात 5:6 है। ये लीजिए जी, ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है।
ए अपनी आय का 20% तथा बी अपनी आय का 25% बचाता है। बी की बचत ए से इतनी अधिक है तो आय बताइए। ठीक है, ए की आय कितनी है, ए के लिए गणना कर लें पहले। इसी चीज़ को थोड़ा सा हम फास्ट मोड पे करने की कोशिश करेंगे। ए की आय 5 है तो बी की आय 6 है। ए अपनी आय का 20% बचाता है। 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब 1/5। यदि 5 आय है तो 1 बचाता है। आय कितनी है 5, बचाया कितना उसने 1, तो खर्च कितना किया 4। बी के लिए, अब बी के लिए कैलकुलेशन जो बनेगी, बी की आय है 6, बी अपनी आय का 25% बचाता है तो 6 का 25% यानी 6/4। 1/4 25% होना है, 3/2, तो 3/2 ये बचाता है। तो ये खर्च कितना करता है, खर्च से हमें मतलब क्या है, हमने तो प्रश्न में पूछा नहीं है। ए की बचत बी से, सॉरी बी की बचत ए से 1500 अधिक है, तो बी की बचत ए से 1500 अधिक है। ये कितनी अधिक है, 3/2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1/2। 1/2 की वैल्यू कितनी आई 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, डबल कर देते हैं 3000। पूछा क्या है, तो उनकी आय बताइए। 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3000 गुणे 5 15000, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3000 गुणे 6 18000। तो ये हो गया है जी हमारा ए और बी की आय। खर्च निकालने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि प्रश्न में पूछा ही नहीं है, कुछ दे ही नहीं रखा है। आगे बढ़ते हैं। चीनी की कीमतों में 25% वृद्धि होने से ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसका व्यय समान रहे। देखिए इस तरीके को हम क्या देते हैं, फिक्सेशन प्रॉब्लम क्या देते हैं। ऐसी प्रॉब्लम हमने अभी पीछे भी देखी थी कि वृत्त की पीछे शायद एक क्वेश्चन था, नहीं था, चलिए ठीक है आगे आएगा। चीनी की कीमतों में 25% की वृद्धि हुई है। 25% यानी 1/4। पहले कीमत 4 थी, अब कितने की वृद्धि हो गई 1 की, अब कीमत हो गई है 5। ग्राहक को खपत में कितनी कमी करनी होगी कि उसका व्यय समान रहे। यानी कि ये जो प्रश्न होते हैं ना, इस तरीके के प्रश्नों को करने का तरीका क्या है साथियों, व्यय समान रखना है, खर्चा प्राइस बढ़ गया है तो हमें खर्चा कम करना है। तो देखिए अब उसको कंजम्पशन में कितनी कमी करनी होगी। पहले मान लीजिए, मैं इसको आपको बेसिक तरीके से समझा देता हूँ। पहले मान लीजिए वो 100 रुपये की चीनी की कीमत थी 100 रुपये, और वो 100 किलो चीनी खरीद सकता था। ठीक है, अब चीनी की कीमत कितनी हो गई, कुछ बढ़ गई 100 + x। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मुझे 100 रुपये ही खर्च करने हैं, मेरी जेब में 100 रुपये ही हैं, तो मैं ऑब्वियसली सामान कम खरीदूंगा, तो 100 में से कुछ कम सामान आएगा। तो वो कम सामान कितना आएगा, हमें वो चीज़ कैलकुलेट इस सवालों में करनी है। तो देखिए 25% की वृद्धि यानी 4 रुपये पहले कीमत थी, तो अब कीमत कितनी हो गई है 5 रुपये, तो 1 रुपये की कीमत बढ़ गई है। अब जो कीमत बढ़ी है उस कीमत का सामान कम आएगा, तो अब सामान कितना कम आएगा, 1 किस पर, पहले बढ़ वाली कीमत पर, सॉरी। इसके लिए एक काम करते हैं, हम निकालते हैं एक फॉर्मूला। चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं इस सवाल के लिए। जितनी अगर मुझे खपत में कमी दर्शानी है, क्यों कमी दर्शानी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको ये बताया, तो इसका मतलब क्या है, कीमत जब बढ़ गई है तो खपत कम होगी। खपत में कमी दिखानी है तो जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मान लीजिए x% की वृद्धि हुई है, डिवाइड बाय 100 + x कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए जब देखिए 25% की वृद्धि हुई कीमतों में, खपत में कमी कितनी करनी होगी, 100 + 25 गुणे 100, 25/125 गुणे 100, 5 20% की कमी करनी होगी। इस तरीके को, इसको दोबारा समझिए। यदि इस तरीके के प्रश्न हमारे पास आते हैं तो आप 2 फॉर्मूले लिखिए। पहले तो खपत में कमी और खपत में वृद्धि। खपत यानी कंजम्पशन। कंजम्पशन में कमी या वृद्धि क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास एक अमाउंट फिक्स है।
उस फिक्स अमाउंट में ही हमें चीज़ें खरीदनी है। अगर उस किसी कमोडिटी यानी किसी वस्तु की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम चीज़ें कम खरीद पाएंगे, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो हम चीज़ें ज़्यादा खरीद पाएंगे। मान लीजिए x% की वृद्धि हुई है मूल्य में तो खपत में कमी होगी इतने प्रतिशत। अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी हुई है तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, तो वो होगी ठीक है साथियों। आइए वापस आइए उस क्वेश्चन पे। अब एक बार अपना जो तरीका जो हम लगाते हैं उस तरीके को लगा के देखते हैं। यही लगाते हैं। पहले थी 25% की वृद्धि, यानी पहले कीमत थी 4, अब कीमत हुई 5। अब की बात करते हैं हम, तो हमें कीमत में चेंज कितना हुआ 1। अब कीमत कितनी है जिसके ऊपर हमें अब खरीदना है, वो हुआ 5 × 100, तो 20% की कमी, 20% की कमी करनी होगी खपत में। ठीक है, आप ये दो फॉर्मूले याद रखिए, इन दो फॉर्मूलों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करके रखिए। ये कब करना है, ये फॉर्मूला यूज कब करना है, इसके लिए एक स्टार मार्क है, TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। यदि मूल्य में वृद्धि या कमी हो तथा व्यय समान रखना हो, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 40 रुपये प्रति केजी के भाव से 10 किलो चीनी खरीदता है। 40 रुपये पर केजी के भाव से कितनी खरीदी है, 10 केजी, तो कितने रुपए की चीनी खरीदी उसने, 400 रुपये की। आगे चलते हैं। यदि दर 50 रुपये प्रति किलो कर दी जाए तो उसी खर्च का मतलब 400 रुपये में अब कितनी चीनी खरीद पाएगा। अब इसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया 50। खर्च के लिए मेरे पास अमाउंट कितना है 400 रुपये, 50 रुपये पर केजी कर दिया है ना। खर्च के लिए अमाउंट कितना है 400 रुपये, तो कितनी चीनी खरीद पाएगा उसमें, 400 में 50 का भाग दे दो, 8 किलो चीनी खरीद पाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, इस सवाल को, दर में कितनी वृद्धि हुई, 40 से 50 हुआ, यानी कि 10 रुपये बढ़ा। किस पे बढ़ा 10 रुपये, 40 रुपये पे 10% बढ़ा, यानी कि 40 से जब 50 हुआ तो कितना रुपए बढ़ा, 10 रुपये। कितने पे बढ़ा, 40 पे, तो कितनी वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि हुई, फॉर्मूले पे आइए। मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, खपत में कितनी कमी करनी होगी, इसकी सेम अमाउंट रहे, 25/100 + 25 × 100, 20%। 20% की कमी करनी होगी। पहले कितना खरीदा था, 10 केजी, 10 केजी का 20% कितना होगा, 2 केजी। 2 केजी की कमी करने के बाद कितना आ जाएगा, 10 केजी - 2 केजी बराबर 8 केजी। दोनों तरीकों से मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आगे बढ़ते हैं। चाय की कीमतों में 10% कमी होने पर एक परिवार खपत में 20% की वृद्धि करता है। चाय की कीमतों में कितनी कमी हुई है, 10% की कमी हो गई है। ठीक है, तो 1/10 की हो गई है। अब तीसरे तरीके से करते हैं। पहले चाय की कीमतें थी 10 रुपये, कमी होने के बाद अब चाय की कीमत कितनी हो गई, 9 रुपये। एक परिवार खपत में कितनी वृद्धि की उसने, खपत ने पहले खपत 20%, 20% का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब पहले जो खपत थी वो 5 थी, अब उसने खपत बढ़ा के कितनी कर दी, 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। अब पूछा गया है व्यय में होने वाला कुल परिवर्तन। मान लीजिए, एक सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, नए तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये पहले कीमत थी, ठीक है, और 100 रुपये की जगह अब कीमत हो गई है 110 रुपये। पहले वो खपत करता था 100 केजी की, अब कितने की खपत करता है, 120 केजी की। जब वो पहले 100 रुपये की पहले जब कीमत 100 रुपये थी और 100 किलो खरीदता था तो उसका खर्चा कितना होता था, 100 × 100। एक नया तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, दोबारा समझिए। एक नया तरीका हम
निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अटके तो कोई एक और तरीका हमारे माइंड में रहे। देखिए, कीमतों में 10% कमी हुई। पहले कीमत थी 100 रुपये प्रति केजी, मैं यूनिट लिखता हूँ साथ में ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। 100 रुपये प्रति केजी, अब इसकी कीमत हो गई बढ़ के 110 रुपये प्रति केजी। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? मैं कहता हूँ कि पहले वो 100 रुपये की जब ये थी ना, तब वो 100 किलो चीनी खरीदता था, तो उसका कुल खर्चा कितना आता था? 100 रुपये पर केजी। 100 रुपये का भाव है, 100 किलो खरीदी है तो 10,000 रुपये की खरीदता था चाय जो भी है। अब उसका खपत में वृद्धि कितनी हो गई है? 20%। यानी पहले जो वो 100 केजी खरीदता था, अब उसकी जगह वो 120 केजी खरीदता है। अब उसका खर्चा कितना होता है? तो 110 को 120 से गुणा कीजिए, 12 गुणा 11 132, 00। सॉरी यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये 10% की कमी हुई है ना, 90 रुपीज़, तो ये आ गया है अपना 108। पहले खर्चा होता था 10,000 रुपये, अब खर्चा होता है 10,800 रुपये। ये है हमारा कीमत और ये है हमारा क्वांटिटी, मतलब खपत। तो अब पूछा है कि व्यय में परिवर्तन कितना है, तो व्यय में परिवर्तन कितना हुआ साथियों? 800 रुपये। किस पर हुआ ये परिवर्तन? 10,000 पर। तो कितना परसेंट हुआ? 10, ये 2 से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 8% का परिवर्तन हुआ। ये एक तरीका और है सवाल को सॉल्व करने का, तो आप देखिए, है ना। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितनी कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे? वही फिक्सेशन वाला टाइप है ये। आयत का क्षेत्रफल बताइए पहले मुझे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैं कहता हूं कि लंबाई में 40% बढ़ा दी, यानी कि 2/5। 40% का मतलब 2/5 बढ़ा दी। पहले लंबाई थी 5, तो अब लंबाई कितनी हो गई है? 7। पहले चौड़ाई जो थी वो हमें दी हुई नहीं है, लेकिन हमें चौड़ाई में कमी माननी है, तो पहले हम चौड़ाई मान लेते हैं 1 थी। जब चौड़ाई 1 थी तो पहले क्षेत्रफल कितना हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 गुणे 1 5। अब कह रहा है कि चौड़ाई में कितनी कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे, यानी क्षेत्रफल वही 5 रहे। तो 7 को मैं किससे गुणा करूं कि आंसर 5 आए? तो इसको किससे गुणा करूंगा? 5/7 से। ठीक है, क्षेत्रफल समान रखना है। लंबाई में 20% की वृद्धि, 40% की वृद्धि हुई है। लंबाई में 40% की वृद्धि हुई है। अब मुझे देखना है क्षेत्रफल समान रहने के लिए मुझे चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी। तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी? 5/7। अब देखिए, 5/7 का मतलब है कि यदि पहले चौड़ाई 7 थी तो अब चौड़ाई कितनी हो गई? 5। कमी कितने की हो गई? 2 की। किस पर? 7 पर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 और 2/7 की वैल्यू 28 सही 4/7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, फिक्सेशन वाले प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे चलते हैं। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ये याद रखिएगा फॉर्मूलाज, जो मैं ज्यामिति के फॉर्मूला भी आपको याद रखने जरूरी है। त्रिभुज के, चतुर्भुज के, समकोण त्रिभुज के, गोला, बेलन, सब आपको एक शीट दे देंगे जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे। एक गोले की त्रिज्या में 50% यानी 1/2 की वृद्धि कर दी। पहले 2 थी, अब 3 हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? पिछले सवाल में, वृत्त के सवाल में मैंने देखा था कि पाई वाले और इन फैक्टर्स की वैल्यू नहीं रहती है, तो कितनी वृद्धि हुई इस क्षेत्रफल में? ये त्रिज्या है तो क्षेत्रफल कितना हुआ? r²। 4, अब ये कितना हो गया? 9। वृद्धि कितनी हुई? 5 की। किस पर वृद्धि हुई? 5 की, 4 पर। तो कितना हुआ ये? 1/4 को बोलते हैं 25%, तो 125% की, 125% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। आगे चलिए। किसी आयत की लंबाई, अब हमने बढ़ाई थी, अब घटा देते हैं, 40% घटा दी जाए। ये देखिए, मैं थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एक साथ लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों को अंतर समझ में आए, अप्रोच समझ में आए कि ये लिखा हुआ है तो हमें ये अप्रोच लगानी है, ये लिखा हुआ है तो हमें ये अप्रोच लगानी है। 40% घटाई जाती है। 40% का मतलब 2/5। 40% घटाई जाती है। पिछला क्वेश्चन में क्या था?
50% बढ़ाई थी, इस क्वेश्चन में क्या है 40% घटा दी। तो यानी कि पहले 5 थी तो उसमें कितनी घटा दिया, 2 घटा दिया। पहले 5 थी, 2 घटा दिया, तो अब रह गई 3। तो उसकी चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे, यानी लंबाई जो है वो पहले 5 थी अब 3 हो गई। चौड़ाई हमें दी हुई नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, वही 5। लंबाई घटाई है तो इस बार चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, क्षेत्रफल मुझे 5 रखना है। तो मैं यहाँ किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ 3 को कि 5 आ जाए, वो एक गुरुजी का चलता है ना, 70 में कितने जोड़ेगी 17 आ जाए। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए, 3/5 से। तो अब देखिए 3, अब चौड़ाई में कितनी वृद्धि करनी होगी, 3/5। 3/5 का मतलब हुआ कि पहले 5 थी तो अब 3 की वृद्धि करेंगे, तो पहले 5 थी तो अब हो जाएगी 8। अब हो गई 8, पहले कितनी थी 5, तो वृद्धि कितनी हुई 1/5 का मतलब 20, 160% की वृद्धि करनी होगी, तो वो आगे क्षेत्रफल समान रहेगा। चलिए आगे, ए अपनी आय का 20% तथा बी अपनी आय का 25% बचाता है। बी की बचत ए से 1500 रुपये अधिक है, ये आ चुका क्या शायद, चलिए देखते हैं। ए अपनी आय का 20% यानी 1/5 बचाता है। 5 आय है तो 1 बचाता है, 4 खर्च कर देता है। 5 आय है तो 4 खर्च कर देता है, 1 बचाता है। बी अपनी आय का 25% बचाता है। 25% का मतलब 1/4, अगर इसकी 4 आय है तो ये 1 बचाता है, 3 खर्च कर देता है। ए अपनी आय का 20% तथा बी 25% बचाता है, ठीक है। यदि बी की बचत ए से 1500 रुपये अधिक है तो उनकी आय का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ बचत सेम आ रही है, लेकिन बचत सेम आने से नहीं होगा क्योंकि हमारे पास आय अलग अलग है। तो या तो मैं इसको मल्टीप्लाई इस तरीके से करूं कि यहाँ पे मैं बचत को अलग अलग कर लूं और आय को सेम करूं, लेकिन एक दूसरा तरीका देखते हैं इसके लिए। चलिए एक बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ए अपनी, हमें अंतर किस चीज़ का दिया हुआ है, दोनों की बचतों का। ए अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, 20%। ए अपनी आय का 20% यानी 1/5 बचाए। बी अपनी आय का 25% यानी बी ने अपनी आय का 1/4% बचाया, ठीक है। यदि बी की बचत ए से 1500 अधिक है, बी की बचत ए से 1500 अधिक है, तो अधिक किसकी है, बी की, कम किसकी है, ए की। तो ए की बचत में अगर मैं 1500 रुपये जोड़ूं तो बी की, तो ये बराबर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे यार। इसमें कुछ ये क्वेश्चन अधूरा है साथियों, ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कीजिए, आगे तो नहीं दे रखी उन्होंने, पीछे से। इसमें एक लाइन और ऐड कीजिए कि ए व बी की आय का अनुपात 5:6 है। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ है, क्योंकि डेटा ही नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ए व बी की आय का अनुपात कितना हुआ, 5:6। अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। देखिए ए अपनी आय का 20% बचाता है, A/5, ए इंटू 1/5। बी अपनी आय का 25% बचाता है, B/4। 1500 अधिक है, 1500 रुपये में ए की आय में ऐड कर देता हूँ। तो मुझे बताना है कि उनकी आय कितनी होगी। मैं इस पूरे को एलसीएम लेके अगर सॉल्व करना चाहूँ तो एलसीएम लेके कर सकता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं किसी एक की वैल्यू रख देते हैं उठा के। तो ए की वैल्यू रख देते यहाँ से, चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस ये एलसीएम लेंगे 7500/5 बराबर B/4। तो इधर से मल्टीप्लाई किया, 4A प्लस 0 0 75 दूनी 150 दूनी 300 प्लस 5B, ठीक है। ये इक्वल टू 5B। अब ये ए और बी में एक संबंध आ गया है, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है साथियों, 6A/5। 6A/5 में यहाँ रखता हूँ, देखिए 4A प्लस 30000 इज इक्वल टू 5 गुणे 6A/5। 5 से 5 कट गया, 6A इधर है, 4A इधर है, ये इधर जाएगा, 2A हो जाएगा। 2A बराबर कितना हुआ, ये 30,000। तो A की वैल्यू आ गई 15,000। A की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये तरीका बहुत लंबा है। A की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो 6 गुणे 15,000
बटे 5 3000, तो बी की वैल्यू आ गई 18,000। अब देखिए ये तरीका तो हो गया हमारा लंबा तरीका। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ए और बी की आय का अनुपात है 5:6, यानी कि ए की आय यदि 5 है तो बी की आय 6 है। ए अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, 20% बचाता है। ए की आय कितनी है 5, ये अपनी आय का 20% यानी कि 1/5 बचाता है, यानी 1 रुपये बचाता है। बी की आय कितनी है, बी अपनी आय का 25% बचाता है। बी की आय कितनी है 6, बी अपनी आय का 25% यानी 1/4 बचाता है, ये बचाता है 3/2। ठीक है, अब ये कहता है दोनों की आय का अंतर, यानी कि बी की आय ए की आय से 1500 अधिक है, तो ये 3/2, ये 1 कितना अधिक हुआ, 1/2 अधिक हुआ। 1/2 की वैल्यू कितनी हुई 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3000, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, ए की आय कितनी आ जाएगी 5 गुणा ए और बी की आय आ जाएगी 6 गुणा ए, 18,000। बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है साथियों। देखिए अब हम देखते हैं, अभी तक की क्लासेस में हमने भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलना, धीरे धीरे छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था, बेसिक सीखे थे। आज की क्लास में हमने भाषा वाले सवाल देखे हैं, फिक्सेशन वाले सवाल देखे हैं, जिसमें कोई एक टर्म व्यय या कुछ भी फिक्स कर दिया जाए, क्षेत्रफल फिक्स कर दिया जाए तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर हमने देखा है ए बी से इतना कम हो तो बी ए से कितना कम होगा। खपत और उसके मूल्य में वृद्धि देखी है, मूल्य में इतनी वृद्धि हो जाए तो बचत में कितनी कमी होगी। ये सब प्रश्न हम देख चुके हैं। इन सब प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए, पिछली क्लासेस को आप सीरियल वाइज देखिए, सीरियल वाइज आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम अगली क्लास में थोड़ा सा एक लेवल हम एडवांस करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम प्रतिशत को 1 या 2 क्लासेस और में प्रतिशत को जो है वो आप लोगों को कंप्लीट करा के, अच्छे से कंप्लीट करा के आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप लोग घर पर अपने हिसाब से उसकी प्रैक्टिस कर सकें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में साथियों जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, आप लोगों को याद करने के लिए कुछ चीज़ें दी हैं जो कैलकुलेशंस में आसानी होती है, उन पे फोकस रखना हमें ज़रूरी है। तो हमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमें जो चीज़ मेमोराइज़ करनी है उस पे फोकस रखना है। दूसरी चीज़ें जैसे कि वो 1/1 से 1/20, फिर वर्ग और घन और वो सब चीज़ें। दूसरी चीज़ हमें कोशिश करनी है कि हम कैलकुलेशन सब मन में किया करें, मन में करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और कैलकुलेशंस को ईजी करके किस तरीके से कर सकते हैं, हम फास्ट कैलकुलेशंस पर भी फोकस करेंगे। इस जर्नी में हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, तन मन से पढ़ते रहिए। साथ के साथ आप लोगों की क्वेरीज जीके के सब्जेक्ट्स के लिए भी थी, तो करंट अफेयर्स और जीके के सब्जेक्ट भी हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।